हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमालगमेशन एब्जॉर्प्शन के सेकंड सेशन के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता, हमने इसके पहले वाले सेशन में टोटल 30 क्वेश्चंस किए थे, जिसमें हमने बेसिक्स भी कवर करने की कोशिश की थी। आज के इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर दिया है 31st क्वेश्चन में, शेयर होल्डर होल्डिंग नॉट लेस देन 90% ऑफ द फेस वैल्यू of the equity share capital in the vendor company become equity shareholder in the purchasing company। यानी यहां पर जो शेयर होल्डर्स है, अगर वो वेंडर कंपनी के शेयर होल्डर्स है और उनकी होल्डिंग 90% से कम नहीं है, तो ऐसे परचेसिंग कंपनी के शेयर होल्डर बन सकते हैं क्या? अगर बन सकते हैं तो कौन से टाइप के अमालगमेशन में इसे कंसीडर किया जाएगा? यानी वेंडर कंपनी के शेयर होल्डर की वैल्यू अगर 90% से कम नहीं है तो क्या वो परचेसिंग कंपनी के शेयर होल्डर बन सकते हैं, और अगर हाँ तो ये कौन से तरीके का परचेस माना जाएगा या इसे किस तरीके का अमालगमेशन माना जाएगा? तो इसे कहा जाएगा इफ द अमालगमेशन इज इन द नेचर ऑफ मर्जर एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। मर्जर के अंदर अगर किसी कंपनी के शेयर होल्डर की वैल्यू 90% से कम नहीं है तो वो परचेसिंग कंपनी में शेयर होल्डर बन सकता है। अंडरस्टूड? पहले वाले क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी आपको नहीं होगी। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं 32 में, द असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ वेंडर कंपनी आर इनकॉर्पोरेटेड इन द अकाउंट ऑफ परचेसिंग कंपनी एट बुक वैल्यू। यानी यहां पर असेट्स एंड लायबिलिटीज की बात की गई है। वेंडर कंपनी के असेट्स एंड लायबिलिटीज को परचेसिंग कंपनी के असेट्स एंड लायबिलिटी में कन्वर्ट कर दिया सकता है, इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है एट बुक वैल्यू। परचेसिंग कंपनी के एसेट्स एंड लायबिलिटी में वेंडर कंपनी के एसेट्स एंड लायबिलिटी को इनकॉर्पोरेट कर दिया जाएगा। कब? वो भी कौन सी वैल्यू पर? बुक वैल्यू पर। तो ये होता है जब मर्जर की कंडीशन होती है। कौन सी कंडीशन होती है? मर्जर की कंडीशन होती है। जैसे कि आप सभी को पता है, मर्जर की कंडीशन में सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की बात करेंगे। इन द बुक ऑफ परचेसिंग कंपनी द एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ वेंडर कंपनी आर इनकॉर्पोरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीड वैल्यू, दैट इज बुक वैल्यू या फेयर वैल्यू। बेटा, जब भी परचेसिंग कंपनी किसी भी वेंडर कंपनी के एसेट्स एंड लायबिलिटी को कर लेता है और जब उसमें एग्रीड वैल्यू की बात करते हैं तो उसे कहते हैं नेचर ऑफ परचेज। बेटा, बुक वैल्यू की बात करेंगे तो इट इज अ नेचर ऑफ मर्जर, लेकिन जब हम लोग एग्रीड वैल्यू की बात करेंगे, एग्रीड वैल्यू में बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू दोनों आती है, तो उसको हम लोग कहेंगे नेचर ऑफ परचेज। क्या कहेंगे हम लोग? नेचर ऑफ परचेज अंडर सेक्शन 14। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द परचेज कंसिडरेशन एंड नेट एसेट ऑफ द वेंडर कंपनी इफ एनी, यानी अगर परचेस कंसिडरेशन और नेट एसेट के वैल्यू में डिफरेंस आता है तो उसे हम गुडविल अकाउंट, आइदर डेबिटेड इन गुडविल अकाउंट और क्रेडिटेड इन कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो जब हम लोग नेट परचेस और नेट एसेट दोनों की वैल्यू को कंपेयर करते हैं और गुडविल और कैपिटल रिजर्व आता है, तब हम उसे क्या कर सकते हैं? तो ऐसे कंडीशन में उसे कहते हैं नेचर ऑफ परचेस, क्योंकि नेचर ऑफ परचेस के अंदर हम सामने वाले इक्विटी और प्रेफरेंस की नेट पर पेमेंट वैल्यू देने के बाद, उसकी वैल्यू को कंसीडर करने के बाद, वैल्यू को कंसीडरेबल करने के बाद हम क्या करते हैं? उससे असेट्स और लायबिलिटी के साथ कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने पे हमें पता चलता है कि हमें फायदा हुआ या नुकसान। तो जब हम परचेस करेंगे तब हमें फायदा हुआ या लॉस मालूम पड़ता है। अगर हमने उसकी ज्यादा वैल्यू पे की हुई है तो गुडविल माना जाएगा, कम वैल्यू पे की गई है तो कैपिटल रिजर्व माना जाएगा। तो कब होता है? जब नेचर ऑफ परचेज आता है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या गया कि परचेस मेथड ऑफ अमालगमेशन के अंदर द रिजर्व ऑफ द वेंडर कंपनी, यानी जो रिजर्व है परचेस मेथड के अंदर वेंडर कंपनी के रिजर्व को लिया जाएगा क्या? तो एब्सोल्युटली यस। हाँ, ऐसा होता है क्या? वेंडर कंपनी के रिजर्व हम लोग लेते हैं? नहीं। ठीक है, आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए मैं बार बार कुछ ना कुछ ऐसे बोलते रहूंगा। वेंडर कंपनी के रिजर्व हम लोग परचेसिंग कंपनी में नहीं लेते। वेंडर कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, ये सारी चीजें हम लोग लेते नहीं है, सिर्फ स्टैट्यूटरी रिजर्व को छोड़कर। तो ये सारी स्टैट्यूटरी रिजर्व क्या होता है? एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व आपने सुना होगा, आपने सुना होगा प्रोविडेंट फंड सुना होगा, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड सुना होगा। एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। तो ये स्टैट्यूटरी रिजर्व है, ये वेंडर कंपनी से हम लोग लेते हैं और ये कहां डालते हैं? अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व में। अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व।
36 क्वेश्चन, अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व। मैंने आपको बताया अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व हम लोग स्टैट्यूटरी रिजर्व लेने के टाइम पे क्रिएट करते हैं, और आपको पता है रिजर्व वर्ड दिया है तो ये बेटा आएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी यानी सोर्सेज ऑफ फंड में, यानी इक्विटीज एंड लायबिलिटीज के अंडर में रिजर्व एंड सरप्लस में हमेशा शो करना है। वो भी कौन सी कंपनी में? परचेसिंग कंपनी में। कौन सी कंपनी में? परचेसिंग कंपनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता है, क्वेश्चन नंबर 37, द अमाउंट पेड बाय द परचेसिंग कंपनी टू डिस्चार्ज द डिबेंचर, यानी परचेसिंग कंपनी डिस्चार्ज कर रही है किसके डिबेंचर्स को? डिबेंचर की वैल्यू को डिस्चार्ज कर रही है, तो क्या इसे किसी भी मेथड में अडॉप्ट किया जाएगा? द आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि डिबेंचर एक आउटसाइडर लायबिलिटी होती है, तो ना ही इसे हम लोग नेट पेमेंट के टाइम पे इग्नोर व्हाइल कैलकुलेटिंग पीसी, हम लोग पीसी कैलकुलेट करने के टाइम पे इग्नोर करते हैं। सेकंड, इग्नोर व्हाइल कैलकुलेटिंग द पीसी बाय नेट एसेट मेथड, क्योंकि हम लोग उसकी बुक वैल्यू कंसीडर करते हैं, और बुक वैल्यू कंसीडर करने के बाद नई कंपनी में उसकी एंट्री पास करते हैं। और थर्ड, कंसीडर द व्हाइल कैलकुलेटिंग पीसी बाय नेट पेमेंट मेथड, तो हम लोग कंसीडर भी नहीं करते हैं, क्योंकि इग्नोर करना और कंसीडर करने में क्या फर्क है? इग्नोर मतलब हम लोग को देखना ही नहीं है, कंसीडर करना मतलब लेना है। तो याद रखो, नेट पेमेंट मेथड की बात कर रहा है या पेमेंट की बात कर रहा है या पीसी पेड ऑफ की बात कर रहा है, उसमें सिर्फ इक्विटी और प्रेफरेंस का नाम आएगा, डिबेंचर का उसमें कहीं भी नाम नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 38, द अमाउंट पेड बाय द परचेस कंपनी टू डिस्चार्ज द कंटीजेंट लायबिलिटी। बेटा कोई भी अमाउंट जो कंटीजेंट लायबिलिटी का है वो अगर परचेसिंग कंपनी पे कर रही है तो वो भी किसी भी तरीके के पीसी कैलकुलेशन में नहीं आएगा, यानी वो उसकी एक एंट्री पास कर सकते हैं लेकिन वो कैलकुलेशन ऑफ पीसी में नहीं आने वाला है, चाहे वो कोई भी मेथड से करे, चाहे वो नेट पेमेंट से करे, चाहे नेट एसेट। तो आपका आंसर क्या होगा? इग्नोर व्हाइल कैलकुलेटिंग परचेस कंसिडरेशन बाय नेट पेमेंट मेथड। डिफिकल्टी। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है? द अमाउंट पेड बाय द परचेस कंपनी टू मीट एक्सपेंसेस ऑफ वाइंडिंग अप। भाई क्या कह रहा है? परचेसिंग कंपनी वाइंडिंग अप के एक्सपेंसेस को बेयर करने के लिए अमाउंट पे करता है, तो यहां पर भी नेट पेमेंट मेथड में से क्या किया जाएगा? इग्नोर किया जाएगा। मैंने फिर से कहा, नेट पेमेंट मेथड में या पीसी पेड ऑफ में सिर्फ इक्विटी और प्रेफरेंस का नाम आता है, बाकी किसी भी चीज का नाम इसमें आने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 की बेजा बात करता है, द एग्रीड वैल्यू ऑफ एट विच द एसेट्स और लायबिलिटी आर टेकन ओवर बाय द परचेसिंग कंपनी। बेटा एग्रीड वैल्यू, एसेट और लायबिलिटी की एग्री वैल्यू टेक ओवर करता है कौन? परचेस कंपनी। तो क्या करते हैं हम इसको नेट पेमेंट मेथड कैलकुलेट करने के टाइम पे इग्नोर करते हैं, क्योंकि हमारे लिए वहां पर वैल्यू होती है हम इक्विटी को कितना पे ऑफ कर रहे हैं, प्रेफरेंस को कितना पेड ऑफ कर रहे हैं। वो पेड ऑफ करने के टाइम पर हम असेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू को कंसीडर नहीं करते, हम असेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू को वहां पर कंसीडर नहीं करते। अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन 41, the value of the assets or liability, the value of the assets and liability not taken over by purchasing company। बेटा जब परचेसिंग कंपनी वेंडर कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटी को टेक ओवर करता है तो उसे नेट एसेट में जगह मिलती है, लेकिन जब असेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू को वो टेक ओवर नहीं करेगा तो उसको असेट्स और लायबिलिटी में यानी कंपनी के नेट एसेट मेथड में जगह नहीं मिलेगी। तो इग्नोर व्हाइल कैलकुलेटिंग पीसी अंडर नेट एसेट मेथड। डिफिकल्टी। द अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंडिचर नॉट रिटर्न ऑफ, किसी भी तरीके का अनमोर्टाइज एक्सपेंडिचर जिसको हम लोग प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं, जिसे हम मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं, जिसे हम हेडवे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, तो ये सारे एक्सपेंसेस को हमने राइट ऑफ नहीं किया तो भैया ये भी नेट एसेट के मेथड में आने वाला नहीं है, क्योंकि राइट ऑफ किया ही नहीं, डेप्रिशिएट किया ही नहीं। एसेट डेप्रिशिएट करते हैं तो उसको हम लोग नेट एसेट में जगह देते हैं, लेकिन अनअमोर्टाइज एक्सपेंडिचर को जगह नहीं दी जाती। नेक्स्ट बेटा, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस ऑफ वेंडर कंपनी एग्रीड टू बी पेड और रीइंबर्स्ड बाय परचेसिंग कंपनी। बेटा वापस बोल रहा हूं, क्या बोला? लिक्विडेशन एक्सपेंसेस है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली परचेसिंग कंपनी पे कर रहा है। क्या बोला मैंने? वेंडर कंपनी एग्री टू बी पेड और रीइंबर्स्ड बाय
परचेसिंग कंपनी, वेंडर कंपनी पे कर रहा है, बाद में वो परचेसिंग कंपनी से खरीद ले रहा है या ले रहा है, तो क्या इसे किसी भी तरीके के मेथड में या किसी भी तरीके के पीसी में जगह मिलेगी? नहीं मिलेगी। इसे किसी भी तरीके के पीसी कैलकुलेशन में जगह नहीं मिलेगी। तो सर इसकी जगह कहां मिलेगी? तो इसकी जगह बेटा मिलेगी हमारे जर्नल एंट्री की बुक्स ऑफ अकाउंट में। वो भी कौन एंट्री पास करेगा? वेंडर कंपनी या परचेसिंग कंपनी? तो बेटा परचेसिंग कंपनी करेगी। क्यों? क्योंकि वो उसका एक्सपेंसेस है। डिफिकल्टी नहीं। एज पर 14 परचेस कंसिडरेशन व्हाट इज पेबल टू? परचेस कंसिडरेशन किसको पे किया जाता है? तो यहां पर मैंने आपको बार बार कहा कि परचेस कंसिडरेशन बार बार शेयर होल्डर को पे किया जाता है। उस शेयर होल्डर में इक्विटी भी आता है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अमालगमेशन इज इन नेचर ऑफ मर्जर द अकाउंटिंग मेथड इज टू बी फॉलो। यानी मर्जर का मतलब होता है दो कंपनियां आपस में मिलकर एक कंपनी बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन मर्जर का यहां पर सिंपल मतलब मैं आपको बता दूं, एक बड़ी कंपनी है, एक छोटी कंपनी है। बड़ी कंपनी कहती है कि छोटी कंपनी से भाई तू मेरे से कंपटीशन मत कर, तू मेरे साथ मिलके काम कर। यानी मैं तुझे क्या कर रहा हूं? मर्ज करने की कोशिश कर रहा हूं, एक्वायर्ड करने की कोशिश कर रहा हूं। इसको एक्विजिशन कहेंगे। लेकिन मर्जर का मतलब क्या होता है? जब दो सिमिलर टाइप की कंपनियां आपस में कंपटीशन करके थक जाती है या कंपटीशन का डिसएडवांटेज उन्हें मिलने लगता है, तो दो कंपनियां आपस में सेम नेचर की मिलकर एक नई कंपनी बनाते हैं या एक कंपनी का कोई उद्घाटन करते हैं, उसको हम लोग मर्जर करते हैं, जिसमें वो किसी भी तरीके के एसेट्स एंड लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन नहीं करती। बेटा अगर एसेट्स एंड लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन होता है तो वो अमालगमेशन में चला जाएगा। लेकिन मर्जर में हम क्या करते हैं? पोलिंग ऑफ इंटरेस्ट। पोलिंग ऑफ इंटरेस्ट मतलब यहां पे दोनों कंपनियां म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से मर्ज कर रही है और दोनों के एसेट्स एंड लायबिलिटी को मर्ज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, amalgamation adjustment reserve is open in the book of transferee company to incorporate। बेटा ट्रांसफरी कंपनी मतलब जो कंपनी बेच रहा है, वेंडर कंपनी, वो ट्रांसफरर होता है। कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया। जो कंपनी खरीद रहा है वो होता है ट्रांसफरी। तो मैंने बताया अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व जो होता है वो स्टैट्यूटरी रिजर्व को एक्वायर्ड करता है। किसके स्टैट्यूटरी रिजर्व? वेंडर कंपनी के। वेंडर कंपनी को हम लोग यहां पर क्या कहेंगे बेटा? ट्रांसफरर कहेंगे। क्या करेंगे बेटा? ट्रांसफरर। तो ऑप्शन, द करेक्ट ऑप्शन इज द स्टैट्यूटरी रिजर्व ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी। नेक्स्ट, under the purchase method of accounting the transferring company incorporated it in its book। क्या? तो ओनली असेट्स, लायबिलिटी एंड स्टैट्यूटरी रिजर्व ऑफ ट्रांसफर। यानी परचेस मेथड के अंदर वेंडर कंपनी और परचेसिंग कंपनी, तो वेंडर कंपनी को ट्रांसफरर कहा जाएगा, परचेसिंग कंपनी को ट्रांसफरी कहा जाएगा। तो ट्रांसफरी के अंदर वो यानी जो परचेसिंग कंपनी वो क्या क्या लिखेगी? वो असेट लिखेगी, वो लायबिलिटी लिखेगी और स्टैट्यूटरी लिखेगी। किसके? वेंडर कंपनी के। वेंडर कंपनी मतलब कौन? ट्रांसफरर कंपनी। समझे? नेक्स्ट बेटा, गुडविल अराइजिंग ऑन अमालगमेशन इज टू बी। गुडविल जो अराइज होता है उसको हमें क्या करना है? अमोर्टाइज्ड करना है। अमोर्टाइज मतलब वी हैव टू एडजस्ट टू द इनकम ऑन सिस्टमैटिक बेसिस। वी हैव टू एडजस्ट द इनकम ऑन सिस्टमैटिक बेसिस। अंडरस्टूड? अमोर्टाइज्ड। Next question, under the pooling of interest method the difference between the PC and share capital of transferee company should be adjusted to general reserve। कहां आएगा बेटा? जनरल। पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट के अंदर जो पीसी और शेयर कैपिटल के बीच का डिफरेंस होगा वो कहां पर डाला जाएगा? जनरल रिजर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, एट द टाइम ऑफ अमालगमेशन परचेस कंसिडरेशन डज नॉट इंक्लूड। मतलब अमालगमेशन के टाइम पर परचेस कंसिडरेशन के अंदर क्या इंक्लूड नहीं होगा? तो बेटा द सम विच आर ट्रांसफरी कंपनी विल डायरेक्टली पे टू द क्रेडिटर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। यानी यहां पर हम जब पीसी की बात करते हैं, परचेस कंसिडरेशन की बात करते हैं, तो जहां पर शेयर होल्डर को पैसा दिया तो वो इंक्लूड होगा पीसी में। लेकिन अगर हमने डायरेक्टली शेयर कंपनी के सेंड्री क्रेडिटर या आउटसाइडर लायबिलिटी को पे किया तो उसे हम पीसी में कंसिडर नहीं कर सकते। अंडरस्टूड?
ट्रांसफरर कंपनी के क्रेडिटर को हमने पैसे दिए तो उसको हम यहां पर कंसीडर नहीं करेंगे पीसी के अंडर। पीसी में सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर की बात आती है। तो बाकी के जो 3 ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे उसमें सिर्फ शेयर होल्डर की बात की है, लेकिन जो पहला ऑप्शन है उसमें सिर्फ सन्ड्री क्रेडिटर की बात की। अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द असेट विच इज नॉट टेकन ओवर द नेट असेट मेथड ऑफ कैलकुलेट द पीसी। मतलब ऐसा कौन सा असेट है जिसको नेट असेट मेथड में कैलकुलेशन के टाइम पे नहीं लिया जाता। मतलब पीसी कैलकुलेशन में अगर हम नेट असेट मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें इस असेट का इस्तेमाल नहीं करते। लूज टूल्स आता है, बिल रिसेबल करंट असेट है आएगा, मशीनरी फिक्स असेट है वो भी आएगा, लेकिन शेयर इश्यू एक्सपेंसेस हमारा फिक्टिशियस असेट है। कौन सा असेट है? फिक्टिशियस असेट है। शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, फिर इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, या हम लोग उसमें हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ये सारे एक्सपेंसेस पीसी कैलकुलेशन में नहीं आते। डिफिकल्टी, पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट इज अ मेथड ऑफ ऑब्वियसली अमालगमेशन। पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट इज अ मेथड ऑफ अकाउंटिंग ऑफ अमालगमेशन। नेक्स्ट देखते बेटा, इन विच the following method the PC is calculated on the basis of agreed value of the shares of the transferor company। agreed value, ट्रांसफर कंपनी की एग्रीड वैल्यू की बात करें हम लोग, वैल्यू ऑफ द शेयर्स ऑन एग्रीड वैल्यू, वैल्यू ऑफ द शेयर्स ऑन एग्रीड वैल्यू। बेटा इसे कहते हैं इंट्रेंसिक वैल्यू। क्या कहते हैं इसे हम लोग? इंट्रेंसिक। बेटा नेट असेट में हम असेट्स और लायबिलिटी को तवज्जो देते हैं, नेट पेमेंट में हम इक्विटी शेयर होल्डर को और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम लोग डायरेक्टली पेमेंट देते हैं। बट इंट्रेंसिक वैल्यू में हम उनकी एग्रीड वैल्यू दे की बात कर रहे हैं। भैया आप हेल्ड 5 गेट 1, इसको इंट्रेंसिक वैल्यू कह सकते हैं। इंट्रेंसिक वैल्यू मतलब हम उसकी वैल्यूज को क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्टेड ओल्ड शेयर्स कन्वर्टेड इनटू न्यू कंपनीज शेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडजस्टमेंट कैरी पास टू एलिमिनेट द इंटर कंपनी बिल ऑफ एक्सचेंज इज। द एडजस्टमेंट कैरी पास टू एलिमिनेट द इंटर कंपनी बिल ऑफ एक्सचेंज इज। तो सीधी बात है, कंपनी के बिल ऑफ एक्सचेंज को एडजस्ट करना है। तो भाई बिल्स पेबल क्या होता है? क्रेडिट, लायबिलिटी का आइटम है ना। बिल्स पेबल कौन सा आइटम है? लायबिलिटी का आइटम है, तो लायबिलिटी हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस। बिल रिसीवेबल एसेट आइटम है, तो एसेट हैविंग अ डेबिट बैलेंस। एडजस्ट करो, उल्टा करो। बिल्स पेबल क्रेडिट है तो उसका उल्टा क्या होगा? डेबिट। तो बिल्स पेबल डेबिट हो जाएगा, बिल रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। बिल्स पेबल डेबिट हो जाएगा, बिल रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। अंडरस्टूड? एडजस्ट करना है बेटा, एडजस्टमेंट करना है, एलिमिनेट करना है। इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन है, बिल्स पेबल क्रेडिट बैलेंस होता है तो उसको उल्टा करो, डेबिट हो गया। बिल रिसीवेबल डेबिट बैलेंस होता है, उसको उल्टा करो, क्या जाएगा? क्रेडिट। इंटर एडजस्टमेंट। अगर ये क्वेश्चन नहीं जाए तो इसके साथ दे सकता है डेटर और क्रेडिटर को एडजस्ट करो। तो डेटर हैविंग अ डेबिट बैलेंस, क्रेडिटर हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस, डेटर हैविंग अ डेबिट बैलेंस, क्रेडिटर हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस। उल्टा करो, क्रेडिटर डेबिट हो जाएगा, डेटर डेबिट हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा, अंडर परचेस मेथड एनी एक्सेस ऑफ अमाउंट ऑफ पीसी ओवर नेट एसेट एक्वायर्ड ऑफ द ट्रांसफर कंपनी शुड बी रिकॉग्नाइज एज। यानी परचेस मेथड के अंदर नेट एसेट की वैल्यू और पीसी की वैल्यू दो देखा जाए तो नेट एसेट की वैल्यू पीसी की वैल्यू से ज्यादा है। मतलब जो उसकी एसेट है उसको हमने पीसी ज्यादा दिया हुआ है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? गुडविल। क्या कहेंगे बेटा? गुडविल ओवर नेट एसेट। यानी पीसी की वैल्यू नेट एसेट की वैल्यू से ज्यादा है, हमने उसे ज्यादा पैसे दिए हुए हैं, उसको कहेंगे गुडविल। क्या कहेंगे बेटा? गुडविल। नेक्स्ट, इफ देयर इज अ प्रोविजन आरडीडी अगेंस्ट द डेटर, द सच डेटर आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट। बेटा अगर आरडीडी वाला वैल्यू है, आरडीडी का वाला वैल्यू है तो क्या करना है? ग्रॉस वैल्यू को रियलाइजेशन में डालो, आरडीडी को क्रेडिट में डालो। ग्रॉस वैल्यू मतलब मेरा डेटर 50,000 है, उसमें आरडीडी 5,000 है और तो टोटल आ गया बाहर 45,000 नेट वैल्यू। तो 50 में लिखूंगा रियलाइजेशन में, 5,000 में लिखूंगा आरडीडी क्रेडिट साइड में। तो हमें कौन सा अमाउंट लिखना है? ग्रॉस अमाउंट लिखना है। कौन सा वैल्यू लिखना है बेटा? ग्रॉस अमाउंट लिखना है। कोई दिक्कत? अंडर पेमेंट मेथड, नेक्स्ट सम, अंडर पेमेंट मेथड परचेस कंसिडरेशन ऑफ द अमालगमेशन मीन्स
मतलब नेट पेमेंट मेथड के अंदर परचेस का अमालगमेशन के अंदर क्या आएगा, पीसी के अंदर क्या आएगा, तो सीधी बात है शेयर की वैल्यू आएगी और कितना पैसा हम शेयर होल्डर को दे रहे हैं उसकी बात। बाकी के दोनों में देखो आप डिबेंचरों की भी नाम दिया, तो मैंने बार बार कहा पीसी किसको दिया जाता है, पीसी सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर को दिया जाता है, तो शेयर होल्डर की एग्रीड वैल्यू कैश के साथ। 58 देखो, लॉस और प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर्ड बाय द ट्रांसफर कंपनी अंडर अमालगमेशन 2। रियलाइजेशन अकाउंट में कुछ भी प्रॉफिट हो कुछ भी लॉस हो कहां जाएगा, सीधी बात है सर वो इक्विटी शेयर होल्डर को जाएगा। कहां जाएगा बेटा, बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी, वो कंपनी के कर्ता धर्ता होते हैं। नेक्स्ट, entrancing value of the each equity share of transferee company is 250 rupees and the transferee company is 400 rupees। बेटा कौन ट्रांसफर कर रहा है 250, ट्रांसफरी कंपनी 400, तो ट्रांसफरर मतलब ओल्ड कंपनी, ट्रांसफरी मतलब न्यू कंपनी। ओल्ड कंपनी कौन है, ट्रांसफरर, न्यू कंपनी कौन है, ट्रांसफरी। तो न्यू कंपनी ओल्ड कंपनी, तो न्यू क्या है 400, ओल्ड क्या है 250, न्यू क्या है 400, ओल्ड क्या है 250। इसको अगर आप रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो आपको मिलेगा 8:5, 400 रेशियो 250, 0 0 कैंसिल तो बचा 40 एंड 25, 5 8 40, 5 5 25, तो आ गया 8:5। उम्मीद करता हूं कि इस सेशन में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। अगर आपको लगता है कि मेरा काम अप्रिशिएट आप करना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे दोनों चैनल को, मेन चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ लेक्चर के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मोटिवेशन, इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आपको लेक्चर बेसिस, डेली बेसिस पर देते रहो। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आता तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। इसी तरीके के इंफॉर्मेशन के लिए, इसी तरीके के लेक्चर्स के लिए इस चैनल पर आप बने रहिए। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।